हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणी को भ्रामक बताने वाले पाकिस्तान को अब भारत ने दे दिया है दो टूक जवाब। कह दिया है भारतीय सारे क्षेत्रों को खाली कर दो पाकिस्तान। जी हाँ, कह दिया है खाली करो हमारा इलाका। बताएंगे कैसे पीएम मोदी जी के पॉडकास्ट पर अगर मगर कर रहे पाकिस्तान को भारत ने दे दिया है दो टूक जवाब। तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन की बहुत बड़ी गलती फिर उजागर कर दिया है जयशंकर जी ने, और एक साफ साफ स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब तुम्हें इसमें बदलाव करने की है बहुत जरूरी। इतना ही नहीं दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने इस देश के रक्षा मंत्री से कर दी है पाकिस्तान को हथियार टेक्नोलॉजी मुहैया ना कराने की रिक्वेस्ट। बताएंगे वो कौन सा देश है, इसी बीच बताएंगे रशिया यूक्रेन युद्ध का हुआ दी एंड, ट्रंप संग बातचीत के बाद पुतिन हो गए राजी। बताएंगे इतने दिनों तक पुतिन अब नहीं करेंगे यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमला, ट्रंप संग बातचीत में बनी आंशिक सहमति। जी हां, इसी बीच बताएंगे एक नाथ शिंदे का सबसे बड़ा खुलासा, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मांगी थी माफी, बीजेपी के साथ बनाना चाहते थे सरकार। तो वहीं अगर आप भी अपने फोन से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं दोस्तों यूपीआई के तहत, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ये खबर। 1 अप्रैल से बंद होने वाली है इन मोबाइल नंबरों की बैंकिंग और यूपीआई सेवा। कहीं आप तो नहीं तो वहीं अब आधार कार्ड से लिंक कराना ही होगा मतदाता पहचान पत्र। जी हाँ, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अगर पाकिस्तान वाकई में शांति चाहता है और अपने देश की तरक्की चाहता है तो तुरंत के तुरंत भारत के उन कब्जाए इलाकों को छोड़ दे, उसी में उसकी भलाई है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पॉडकास्ट पर अगर मगर कर रहे पाकिस्तान को भारत की दो टूक खाली करो हमारा इलाका। जी हां, भारत ने सख्त लहजे में पाकिस्तान की उस आलोचना को खारिज कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान को भ्रामक और एक तरफा बताया गया था। पीएम मोदी जी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेग्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में कहा था कि भारत ने शांति की राह पर चलने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार पाकिस्तान की ओर से दुश्मनी और धोखे का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान ही इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा रोड़ा है। उन्होंने इस्लामाबाद को झूठ फैलाने से बाज आने की नसीहत देते हुए कह दिया है कि उसे अपने अवैध कब्जे से भारत की जमीन खाली करनी चाहिए। पीएम मोदी की बातों से तिल मिलाए पाकिस्तान ने अपने विदेश मंत्रालय के जरिए बयान जारी करके कहा कि भारत झूठ फैला रहा है और पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। इस्लामाबाद ने जम्मू कश्मीर पर पुराना राग अलापा और भारत पर विदेशों में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। अब दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया है वही दोनों देशों के बीच शांति की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और झूठी बयानबाजी कर रहा है। अब भारत ने कह दिया है दोस्तों, जायसवाल जी ने कह दिया है कि हर कीमत पर भारतीय क्षेत्रों को खाली करे पाकिस्तान। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन की बड़ी गलती फिर उजागर, भारत ने दिया स्पष्ट संदेश, कह दिया अब बदलाव जरूरी है। जी हाँ, दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दुनिया के सामने साफ साफ शब्दों में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक भूल को उजागर कर दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर वैश्विक मंचों पर भारत के साथ अन्याय हुआ है। जयशंकर जी ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे और उसकी आतंकवाद की नीति पर भी जोरदार हमला बोला। दुनिया से आग्रह किया है कि अब एक नया निष्पक्ष और मजबूत वैश्विक ऑर्डर बनाने का समय आ गया है। जयशंकर जी ने कह दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी देश की जमीन पर सबसे लंबे समय से जारी अवैध कब्जा भारत को झेलना पड़ा है, और वो है जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का जबरन कब्जा है। उन्होंने याद दिलाया कि पूरा जम्मू कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान समेत 1947 में भारत में पूरी तरह विलय हो गया था, मगर पाकिस्तान ने एक तरफा हमला करके इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और तब से अवैध रूप से इस पर कब्जा जमाए बैठा है। जयशंकर जी ने इस मंच से कह दिया है कि जब भारत इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र गया तो पाकिस्तान के हमले को विवाद में बदल दिया गया, यानी हमलावर पाकिस्तान और पीड़ित भारत को बराबर के रूप में पेश कर दिया गया। इस ऐतिहासिक भूल के लिए उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत पर सभी देशों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, मगर कश्मीर के मामले में ये नहीं हुआ। जी हाँ, जयशंकर जी ने यह भी कहा है कि पश्चिमी देशों का रवैया दोहरे मापदंडों से भरा हुआ है। उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि हमारे पूर्व में म्यांमार है जहां सैन्य शासन
शासन है और पश्चिमी देश उसे गलत मानते हैं, लेकिन हमारे पश्चिम में भी ऐसा ही एक उदाहरण मौजूद है, मगर वहाँ ये सब कुछ सही मान लिया जाता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अब समय आ गया है कि बीते 8 दशकों में जो भी हुआ उस पर ईमानदारी से समीक्षा की जाए और एक नए संतुलित वैश्विक ढांचे की स्थापना की जाए। दोस्तों वाकई में जयशंकर जी ने इन सभी देशों के सामने रायसीना डायलॉग में क्लियर कह दिया है कि जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो फिर कश्मीर के हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा क्यों जमाया और उसको वैश्विक मंचों पर नॉर्मलाइज क्यों किया गया। अब इसमें बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दोस्तों आज भारत इतना मजबूत हो चुका है कि भारत का ये डायलॉग और भारत की ये बात पर गंभीर से चर्चा अवश्य की जाएगी और हो सकता है कि अब यूनाइटेड नेशन भी इसमें बड़ी सुधार करे और ये फिर जताए कि कश्मीर पर जबरन कब्जा जमाए बैठा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जयशंकर जी ने इस मामले में सबको जो रगड़ा है दोस्तों वाकई में बहुत अच्छे तरीके से रगड़ा है और बता दिया है कि ब्रिटेन, अमेरिका और इन सभी पश्चिमी देशों की वजह से ही, इनके ही पाखंड की वजह से आज कश्मीर हमारे लिए विवाद बना हुआ है। जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम दोषी कैसे हैं। जी हाँ, वाकई में दोस्तों इनके इस बयान के लिए थैंक यू जयशंकर जी कहना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां उधर राजनाथ सिंह जी ने कर दिया सबसे बड़ा कमाल। डच के रक्षा मंत्री से की गुजारिश, कहा पाकिस्तान को हथियार टेक्नोलॉजी मुहैया ना कराएं उनकी कंपनियां। जी हाँ, भारत को अपनी सीमा सुरक्षित रखने के लिए अपने पड़ोसी देशों से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सीमा पार आतंकवाद पर अपनी चिंता जताते हुए नीदरलैंड के अपने समकक्ष रूबेन बर्केलमेंस से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि डच कंपनियां पाकिस्तान को हथियार, प्लेटफॉर्म या किसी तरह टेक्नोलॉजी मुहैया न कराएं। दोनों नेताओं ने कल मंगलवार को नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों समेत कई विषयों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह जी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि वे द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और गहरा और उन्नत करने के लिए तत्पर हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान राजनाथ सिंह जी ने पिछले कई दशकों में पाकिस्तान की ओर से सीमा पार फैलाए जा रहे आतंकवाद पर अपनी गहरी चिंता जताई, जिसकी वजह से भारत को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने डच रक्षा मंत्री बर्केलमेंस से अनुरोध किया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि डच कंपनियां पाकिस्तान को हथियार, प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी मुहैया न कराएं। फिलहाल जानकारी मिली है कि राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म या तकनीक प्रदान करना क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए संभावित रूप से हानिकारक है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों मंत्रियों ने जहाज निर्माण उपकरण और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा की है, जिससे दोनों देशों के कौशल, तकनीक और पैमाने में पूरकता का अनुकूलित किया जा सके। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, उधर दूसरी ओर पाकिस्तान में आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, सेना को गश्त बढ़ाने के दिए गए हैं निर्देश। जी हां, पाकिस्तान में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को गश्त और तलाशी अभियान बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं राजनेताओं और सुरक्षा प्राप्त वीआईपी को सुरक्षा संबंधित सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और लश्कर के शीर्ष कमांडर जियाउर रहमान उर्फ नदीम उर्फ अबू कताल की हत्या समेत हाल ही में हुए कई आतंकी हमलों के बाद यह सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए अधिकारियों ने लक्षित हमलों की आशंका की ओर इशारा किया। अधिकारियों ने कहा कि सभी वीआईपी को सुरक्षा नियंत्रण कक्ष या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अपने दौरे के कार्यक्रम पहले से देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर जिस पल का था इंतजार डोनाल्ड ट्रंप ने कर ही दिखाया। क्या वाकई में रशिया यूक्रेन युद्ध का दी एंड हो चुका है। दोस्तों ट्रंप संग बातचीत के बाद पुतिन हुए राजी, अब शर्तों पर होनी है चर्चाएं। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को 3 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत को लेकर रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 30 दिनों के लिए रोकने पर सहमति जताई है। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने वैश्विक ऊर्जा और सीज फायर का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। दोनों नेताओं ने माना कि यूक्रेन में युद्ध के कारण यूक्रेन और रशिया दोनों को भारी नुकसान हुआ है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस वार्ता से तात्कालिक प्रभाव से मिडल ईस्ट में यूक्रेन वार्ता का नया दौर शुरू होगा। ट्रंप और पुतिन ने इस बैठक में अपने संबंधों में सुधार की संभावनाओं को बड़ा फायदा बताया है, जो न केवल दोनों देशों बल्कि पूरे विश्व के लिए लाभकारी हो सकता है। क्रेमलिन की ओर से यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में संघर्ष विराम के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं, डिटरमाइन की है, जिन पर आगे चर्चा की जाएंगी। ये वार्ता दोनों देशों के संबंधों में नया मोड़ ला सकती है और भविष्य में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका इस
मुद्दे पर अगर अपना मुंह मोड़ ले तो क्या यूरोप को बचा पाएगा फ्रांस? यूरोप इन दिनों अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहा है, ये सभी जानते हैं। नाटो सदस्य होते हुए भी यूरोप के अधिकतर देशों को शक है कि अमेरिका उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा। ये शक डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद और ज्यादा गहरा गया है। ट्रंप लगातार नाटो देशों की कम सैन्य खर्च के कारण आलोचना करते रहे हैं। यूरोप को यह भी डर है कि अमेरिका यूरोप की रक्षा के लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि अगर यूरोपीय देशों पर परमाणु हमला होता है तो अमेरिका अपने हथियारों से दुश्मन पर परमाणु हमला करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की अनुपस्थिति में फ्रांस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला यूरोप की रक्षा कर पाएगा? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी फ्रांस के राष्ट्रीय हितों के एक यूरोपीय आयाम होने की बात कही है। उन्होंने यूरोपीय महाद्वीप पर अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए हमारे प्रतिरोध का उपयोग करने पर रणनीतिक बहस की भी घोषणा की है। एबीसी ने मैक्रोन के हवाले से कहा है कि यूरोप का भविष्य वॉशिंगटन या मॉस्को में तय किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि फ्रांस यूरोप को अपने परमाणु छत्र के नीचे लेने के विचार के लिए खुला है। दोस्तों, रशिया और अमेरिका के पास दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागार हैं। दोनों देशों के पास कुल मिलाकर लगभग 10,000 परमाणु हथियार है। इस बीच फ्रांस और यूके यूरोप के दो ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। फ्रांस के पास करीब 300 परमाणु हथियार है, जबकि ब्रिटेन के पास करीब 250 ऐसे हथियार है। बीबीसी के मुताबिक फ्रांस ने अपने खुद के परमाणु हथियार विकसित किए हैं, जबकि ब्रिटेन अमेरिका से तकनीकी जानकारी पर निर्भर है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जिस जासूसी जहाज के बूते ईरान दे रहा था अमेरिका को धमकी, अब वो अचानक से हो गया गायब। अमेरिका ने डुबोया ईरानी खुफिया जहाज हुतियों के लिए था आंख और कान। बौखलाए यमनी गुट ने अमेरिका एयरक्राफ्ट करियर पर बोल दिया बहुत बड़ा हमला। दोस्तों, बता दें, यमन के हुती विद्रोहियों ने मंगलवार को 48 घंटों में अमेरिकी युद्धपोतों पर तीसरी बार हमले का दावा किया है। ये हमले तब हो रहे हैं जब शनिवार से सोमवार तक अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की थी। इस बीच सऊदी मीडिया आउटलेट अल हरदा ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर में ईरानी टोही जहाज जागरोस को डुबो दिया है। ईरानी नौसेना का खुफिया जहाज सिग्नल इंटेलिजेंस में माहिर है और इसे ईरान की नौसेना में सबसे उन्नत टोही पोत माना जाता है। इसे देश का पहला खुफिया जानकारी जुटाने वाला जहाज भी माना जाता है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये वही जहाज है दोस्तों जिसके दम पर ईरान अमेरिका को लगातार आंख दिखा रहा है। अगली खबर बता दें, शेख हसीना को दिया बड़ा झटका, उनके और परिवार से जुड़े 31 खाते फ्रीज करने के आदेश। जी हां, बांग्लादेश में ढाका की अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के 31 खातों को मंगलवार को फ्रीज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले में की है। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई। प्रथम अलोक अखबार ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग यानी ACC के हवाले से यह खबर दी। इसमें बताया गया कि हसीना, उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय, बेटी साइमा वाजिद पुतुल, बहन शेख रेहाना, भतीजे राधवान, मुजीब, सिद्दीक, बॉबी और उनके संबंधित संगठनों के बैंक खातों में कुल 394.6 करोड़ टका, बोले तो लगभग 281.2 करोड़ भारतीय रुपए जमा है। डेली स्टार अखबार के मुताबिक जिन संगठनों के बैंक खातों से लेने देने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है उनमें बांग्लादेश अवामी लीग और जातिर जनक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ट्रस्ट शामिल है। न्यायाधीश मोहम्मद जाकिर हुसैन ने यह आदेश जांच दल का नेतृत्व कर रहे उप निदेशक मोनीरुल इस्लाम की ओर से इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के बाद पारित किया है। जी हां, इसी बीच आपको बता दें, बलोच लड़ाकों पर बढ़ गए पाकिस्तानी सेना की हाई लेवल मीटिंग में नहीं पहुंचे ये जिम्मेदार। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हिंसा के बाद सरकार ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ सेना के प्रमुख को भी आना था, लेकिन बैठक शुरू होते ही बवाल मच गया। सैन्य सुरक्षा को लेकर बुलाई गई इस बैठक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और BNP के नेता नहीं पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख का कहना है कि जब तक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम किसी भी बैठक में नहीं पहुंचेंगे। इधर BNP ने भी बैठक का बहिष्कार किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ रक्षा और गृह मंत्री भी बैठक में शामिल होने पहुंचे। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। गवर्नर के साथ साथ सेना और पुलिस के आला अधिकारी भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। इंटेलिजेंस के अधिकारी भी इस बैठक के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। बैठक के लिए सभी पार्टियों के प्रमुखों को बुलाया गया था, लेकिन उस सत्ताधारी पार्टियों को छोड़कर अधिकांश नेता बैठक से गायब रहे। इन नेताओं का कहना था कि सेना को लेकर हम गंभीर हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल पाकिस्तान में बनाया गया है उसमें इस तरह की बैठक से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के मुताबिक इस बैठक में सैन्य सुरक्षा और लगातार हो रहे हमलों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। पाकिस्तान की सरकार खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के इलाके में आतंकी हमले से परेशान है। आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है। उधर पाकिस्तानी जनरल मुनीर
शरीर तक ने कह दिया है कि आतंकवाद से सिर्फ होता है खून खराबा। उन्होंने खुद शहबाज शरीफ पर निशाना साधा। असीम मुनीर ने मौजूदा शासन की खामियों और सुरक्षा बलों के निरंतर बलिदान को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई। उन्होंने पूछा कि हम शासन की असफलताओं की वजह से कितने और लोगों की जान गंवाते रहेंगे, हम कब तक अपनी सेनाओं और शहीदों के खून से शासन के गैप को भरते रहेंगे। अगली खबर आपको बता दें, मलेशियाई गृह मंत्री की सफाई, कहा जाकिर नाइक अभी भी भारत का नागरिक है। जी हाँ, मलेशिया के गृह मंत्री सैफुद्दीन नासुशन इस्माइल ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि विवादित इस्लामिक उपदेशक डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशियाई नागरिकता दे दी गई है। सैफुद्दीन ने FMT से कहा यह एक फर्जी पोस्ट है जो 6 साल से भी ज्यादा समय से पहले बनाई गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर की जा रही तस्वीर को पुराना बताया। इस तस्वीर में जाकिर नाइक को तत्कालीन परकासा प्रमुख इब्राहिम अली से पहलवान परकासा पुरस्कार प्राप्त करते हुए दिखाया गया था। इसी के आधार पर दावा किया जा रहा था कि जाकिर नाइक को मलेशिया की नागरिकता दी जा चुकी है। ऐसे में मलेशिया गृह मंत्री ने यह बड़ी सफाई दी है कि जाकिर नाइक अभी भी भारत का नागरिक है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि अगर अभी भी वो भारत का ही नागरिक है और भारत की आइडेंटिटी उसके पास है तो फिर बिना भारत से पूछे उसका वीजा कैसे बन जाता है, कैसे वो दूसरे कंट्री में ट्रेवल कर लेता है, ये विचार करने वाली बात है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, ताइवान में फिर दिखाई दिए चीनी जहाज और ड्रोन। रक्षा मंत्री ने कहा क्षेत्र की शांति खतरे में डाल रहा है ड्रैगन। दोस्तों, ताइवान के हवाई क्षेत्र और जल क्षेत्र में रविवार और सोमवार को एक बार फिर चीनी सैन्य जहाज, विमान और ड्रोन ताइवान के क्षेत्र में नजर आए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चीनी ड्रोन और जहाजों की कई तस्वीरें साझा की। मंत्रालय ने कहा कि 59 में से 43 चीनी ड्रोन और विमान ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुसे, हालांकि लेकिन कोई टकराव नहीं हुआ। साथ ही साथ बता दें, भारत न्यूजीलैंड के बीच 60 दिन में FTA पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। PM लक्जन ने रिश्तों को लेकर कही ये बातें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्जन की सोमवार को हुई मुलाकात से पहले दोनों देशों ने करीब 10 साल बाद प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से बात शुरू करने की घोषणा कर दी। भारत यात्रा पर आए लक्जन ने मंगलवार को उद्योग निकाय फिक्की के कार्यक्रम में कहा कि आइए इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैं 60 दिन के भीतर इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा होऊंगा। हालांकि व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि वार्ता के दौरान सेब, कीवी, डेयरी और वाइन जैसे कृषि उत्पादों पर शुल्क रियायत देने के मुद्दे पर कुछ कठिनाइयां आ सकती है। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 10 वर्षों में दोनों देश मिलकर कारोबार में 10 गुना वृद्धि हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगली बहुत बड़ी खबर बता दें, आखिर धरती पर लौट ही आए सुनीता विलियम्स। बुच ड्रैगन ने दिलाई अंतरिक्ष की कैद से फ्रीडम। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। फ्लोरिडा के तट पर उनकी सफल लैंडिंग हुई है। जी हाँ, सुनीता विलियम्स की वापसी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गौरव, गर्व और राहत का पल। पूरा विश्व भारत की इस बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया है, जो अंतरिक्ष में अनिश्चितताओं को सहन करने के साथ दृढ़ विश्वास और स्थिरता के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। जी हाँ, 9 महीने बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स की पहली झलक सबके सामने आई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। उनके चेहरे पर क्लियरली मुस्कान देखा जा सकता है। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। यह बहुत ही खुशियों का पल है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स की इस खबर को सुनने के बाद पूरे गुजरात में पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। सुनीता विलियम्स को लेकर धरती पर लौटे ड्रैगन कैप्सूल को अब रिकवरी जहाज पर लोड कर लिया गया है। इसके बाद एक एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को निकाला जा रहा है और उनका मेडिकल चेकअप होना है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में इस खुशी के माहौल के लिए आप लोग सुनीता विलियम्स जी को स्पेशल कांग्रेचुलेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा दोस्तों। सुनीता विलियम्स जी के लिए मायने रखता है 9 महीने स्पेस में एक छोटी सी जगह में समय व्यतीत करना बिना दुनियादारी से मतलब रखे, एक ऐसी दुनिया में रहना जहां पर निरंतर आप अपने हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे होते हैं और उसमें 9 महीने बिता देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे में कांग्रेचुलेशन सुनीता विलियम्स जी तो जरूर कहिएगा आप लोग। आपको बता दें यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल सुनीता विलियम्स जी को धरती पर लौटने से पहले भारत आने का न्योता दे दिया और कह दिया कि आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। मैं आपको भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जब मैंने राष्ट्रपति ट्रंप या राष्ट्रपति बाइडेन से अमेरिका की यात्रा के दौरान मुलाकात की तो मैंने हमेशा आपकी कुशलता और भलाई के बारे में पूछा। 1.4 अरब भारतीय आपके उपलब्धियों पर हमेशा गर्व करते आए हैं। भारत के लोग आपकी अच्छी सेहत और मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे का सबसे बड़ा खुलासा। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मांगी थी माफी, बीजेपी के साथ बनाना चाहते थे सरकार। जी हाँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा खुलासा किया है। विधान परिषद में बोलते हुए शिंदे जी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी यानी MVS सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के दौरान उनसे माफी मांगी थी। कहा था कि हम आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। मुंबई आकर उद्धव ठाकरे इस बात से पलट भी गए थे। जी हाँ, विधान परिषद में बोलते हुए एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि एक अंदर की बात बताता हूँ, अनिल परब प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मोदी जी को जाकर मिले थे। कहा था मुझे माफ करिए, मोदी साहब से मिले और कहा हम फिर आपके साथ आते हैं, लेकिन ये मुंबई वापस आकर पलट गए। इसके साथ ही शिंदे ने कहा कि अनिल परब भी गए थे। अब जब आपको नोटिस आई थी तब आप गए थे। अब आपने कहा था कि केस से बचा लीजिए। जब आप इससे बाहर आ गए तो आपने पलटी मार दी। ये बात मुझे पता है, लेकिन हमने जो भी कुछ किया है खुलेआम किया है। साथ ही साथ बता दें, बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने चला दलित कार्ड। अखिलेश यादव को हटाकर राजेश कुमार को बनाया नया प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने बड़ा सियासी दाव खेलते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव किया है। भूमिहार समुदाय से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित समुदाय के नेता राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बदलाव पार्टी के सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस के इस कदम को दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां दोस्तों, इसी बीच बता दें 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी इन मोबाइल नंबरों की बैंकिंग और यूपीआई सेवा। जी हां, अगर आपका बैंक में अकाउंट या फिर आप यूपीआई का यूज करते तो आपके लिए खबर जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगले महीने से बैंक एक महत्वपूर्ण बदलाव करने वाला है। दरअसल 1 अप्रैल से बैंक खातों गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन से जुड़े उन यूजर्स के अकाउंट को बंद कर रहा है जिनका मोबाइल नंबर काफी समय से इनएक्टिव है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बैंकों और इन एप्लीकेशन को 31 मार्च तक ऐसे नंबर हटाने का निर्देश दिया है। इस बदलाव का उद्देश्य इनएक्टिव या रिसाइकल किए गए मोबाइल नंबरों से होने वाली समस्याओं का समाधान करना है। इनएक्टिव या रिसाइकल किए गए मोबाइल नंबर लेन देन में समस्या पैदा करते हैं। बता दें कि अगर किसी नंबर का इस्तेमाल 90 दिनों तक वॉइस कॉल, एसएमएस या डेटा के लिए नहीं किया जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे नंबर फिर से नए यूजर्स को दे दिए जाते हैं। ऐसे में जब ये नंबर आपके बैंक और अन्य फाइनेंशियल सेवाओं से जुड़े होते हैं तो इससे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। किसी भी पेमेंट के लिए मोबाइल नंबर जरूरी होता है। यदि आपके नंबर में कोई समस्या है तो लेन देन विफल हो सकता है। ऐसे में यदि इनमें से कोई भी नंबर महीनों तक इनएक्टिव होता रहेगा तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे उठा रही है बहुत बड़ा कदम। ट्रेन में जितनी सीटें होंगी उतने ही टिकट जारी करेगा रेलवे। दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में रेलवे से जुड़े सवालों के जवाब में कई अहम जानकारियां साझा की। रेल मंत्री ने बताया कि ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीट के हिसाब से टिकट जारी किए जाएंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे की कोशिश है कि ट्रेनों में जितनी सीटें उपलब्ध होंगी उतने ही टिकट जारी किए जाएं, ताकि ट्रेन में कंफर्म सीट के साथ सफर करने वाले यात्रियों को वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की वजह से असुविधा ना हो। हालांकि इसके कुछ प्रोस तो कुछ कॉन्स भी हैं जो अगली खबर में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही आपको बता दें आधार कार्ड से लिंक होगा मतदाता पहचान पत्र। केंद्रीय गृह सचिव और मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक में हुआ सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ, चुनाव आयोग ने वोटर आईडी यानी एपिक को आधार से जोड़ने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही होगी। बहरहाल ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।